Good morning and warm welcome, all my dear students. Today we will start with our new chapter, that is environmental management. Up to this, we have covered three topics. Out of that, first one is classification of plants, second one is useful and harmful microbes, third one is energy flow in an ecosystem. Now, fourth topic, that is environmental management. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज हमारे डेली लाइफ में एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी केयर लेना, उसके बारे में अवेयरनेस रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इस एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो स्पेसिफिकली हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे, तो बेसिकली हमें 4 पॉइंट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करना है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है वेदर एंड क्लाइमेट। सो व्हाट इज मीन बाय वेदर, what is meant by climate, what is the difference between weather and climate, then importance of this weather and climate, like this. then second topic या second point हम देखेंगे मेट्रोलॉजी, जो कि एक वेदर पैरामीटर्स के बारे में और वी कैन से वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में स्टडी करने वाली साइंस की एक सेपरेट ब्रांच है मेट्रोलॉजी। इस मेट्रोलॉजी के बारे में देखेंगे, एज वेल एज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस तरह से अपना फंक्शनिंग करता है, ये इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। राइट नाउ वेरियस टाइप्स का वेस्ट क्रिएट होता है, जैसे कि सबको पता है डिग्रेडेबल वेस्ट है, नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है, ई वेस्ट है, देन मेडिकल वेस्ट है। तो इस वेस्ट का मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए, बिकॉज ये सॉलिड वेस्ट की वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, ये हम देखने वाले हैं। एंड लास्ट में हम देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, जो ये 11th आवर पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, पर्टिकुलरली हम ह्यूमन बीइंग के बारे में देखेंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, या टेम्पररी ट्रीटमेंट क्या रहती है कोई डिजास्टर अगर आया तो इस तरह से हम इस चैप्टर में वेरियस पॉइंट्स को टच करेंगे। फर्स्टली एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हम देख रहे हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय एनवायरमेंट, राइट। सो अभी तक आप सब लोगों ने डेफिनेशन तो देखी होगी कि एवरीथिंग सराउंडिंग अस इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट। अब जस्ट आप सामने एक डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम को आपने आपके आंखों के सामने लाना है, जस्ट इमेजिन करना है कि आप यहाँ पे हो। तो आपके सराउंडिंग में आपको क्या क्या दिख रहा है, तो आपके सराउंडिंग में आपको पता है कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, देन वेरियस इंडस्ट्रीज है, देन वेरियस टाइप्स के लाइफ स्टॉक्स है, दैट मीन्स जिनका यूज फार्मर करता है, देन सॉइल है, वाटर है, देन फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आप यहाँ पे देख सकते हो। एक जगह पे एक जो ह्यूमन बीइंग की वजह से या बाकी के एनिमल्स की वजह से जो वेस्ट क्रिएट हुआ है, उस वेस्ट का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। देन माइनिंग टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हमारे अर्थ प्लेनेट पे है। तो ये सब चीजें आपकी आंखों के सामने आएंगे, राइट। तो जैसे ही आप एक जगह पे हो और आपके सराउंडिंग में जो भी चीज आएगी, उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट, राइट। नाउ विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे कि आप सभी को पता है हमारा एनवायरनमेंट दैट मीन्स हमारी टोटल अर्थ, जो कि मेनली 3 कंपोनेंट से बनी हुई है। फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेयर, देन सेकंड वन इज लिथोस्फीयर, एंड देन थर्ड वन इज हाइड्रोस्फीयर। तो ये तीनों कंपोनेंट से हमारी अर्थ बनी हुई है। एटमॉस्फेयर मीन्स अर्थ का ऐसा पार्ट जहाँ पे एयर दैट मीन्स गैसेस प्रेजेंट रहते हैं। लिथोस्फीयर मतलब अर्थ का ऐसा पार्ट, ऐसा पोर्शन जहाँ पे हम रहते हैं, दैट इज लैंड। देन हाइड्रोस्फीयर दैट मीन्स वाटर पार्ट और वाटर पोर्शन ऑफ द अर्थ। तो ऐसे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर से हमारी अर्थ बनी हुई है, जिसको ओवरऑल हम कहते हैं बायोस्फीयर। सो बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं, जो अलग अलग तरीके से अपने अर्थ को उन्होंने एक बाइंड किया है, हम कहेंगे कि बनाया है, और एक अपना अपना रोल वो प्ले करते हैं। जैसे कि एटमॉस्फेयर से ह्यूमन बीइंग के लिए या अदर एनिमल्स के लिए वेरियस गैसेस अवेलेबल होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ये जो इम्पोर्टेंट गैस है वो हमें मिलता है। लिथोस्फीयर की बात करेंगे विच इज लैंड पोर्शन, जो भी क्रॉप हम ग्रो करते हैं तो इसी सॉइल के ऊपर, इसी लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं, तो फूड हमें प्रोवाइड करने का काम ये रीजन करता है अर्थ का। वाइल हाइड्रोस्फीयर, जैसे आप सभी को पता है
कि हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा सम फूड भी वाटर से हमें मिलता है, जैसे कि फिश, आप सब लोगों को पता है। वेरियस मिनरल्स एज वेल एज क्रूड ऑयल भी हमें वाटर से ही मिलता है। तो इस तरह से ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो है एनवायरनमेंट का वो हमें हेल्प करता है, राइट। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। देन जो एनवायरनमेंट हमारे सामने है उसके कुछ टाइप्स है। जनरली इन टाइप्स के बारे में हमें पता नहीं रहता है, तो हम ये टाइप्स देखेंगे। इसके अलावा जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो और माइक्रो माइक्रो स्टडी है आपको, और भी एनवायरनमेंट के टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। बट बेसिकली अप टू द 9th स्टैंडर्ड अगर हम बात करेंगे तो देर आर मेनली types of the environment made on the various basis। like first one on the basis of size अगर हम बात करेंगे तो environment दो टाइप का है, दैट इज माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। इसके नाम में ही आपको पता चलेगा कि माइक्रो मीन्स स्मॉल एनवायरनमेंट एंड मैक्रो मीन्स लार्ज साइज एनवायरनमेंट। सो माइक्रो मीन्स व्हाट, सपोज आप घर में बैठे हो, राइट, और आपके घर में जैसे ही आपके साइड में जो भी चीज आएगी हम उसको कहेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो घर पे है तो घर के सराउंडिंग में आपको घर में जो चीजें है वो देखने को मिलेगी, नहीं तो थोड़ा बहुत गैसियस एनवायरनमेंट जो रहेगा वो मिलेगा। पेरेंट्स रहेंगे, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स रहेगी, ये सब मिला के आपका एनवायरनमेंट है, दैट इज माइक्रो एनवायरनमेंट। वो जैसे ही आप घर के बाहर आओगे तो देयर इज ए वन सिटी, वन कॉलोनी, हम कहेंगे सोसाइटी है। एक लार्ज एनवायरनमेंट में आते हो, आपका कांटेक्ट ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स के साथ आता है, तो इसको हम कहेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज देयर आर टू टाइप्स, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। देन ये एनवायरनमेंट किस तरह से है, इसका नेचर कैसा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर देयर आर आल्सो टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। so we can say physical environment and biotic environment, राइट। जैसे कि एनवायरनमेंट में नॉट ओनली लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है ऐसा नहीं है, फिजिकल थिंग्स भी है, जैसे कि आप पता है माउंटेन्स है, राइट, रोड्स है, बिल्डिंग्स है, इनको हम कहते हैं फिजिकल थिंग्स। तो ये रहा फिजिकल एनवायरनमेंट। एंड दूसरा है बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपके सराउंडिंग में इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, एक्वेटिक एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके साथ रहते हैं, ह्यूमन बीइंग जो है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में अगर आप आएंगे या उन लोगों में आप रहेंगे, उन ऑर्गेनिजम्स में आप रहेंगे, तो हम कहेंगे वहां पे बायोटिक एनवायरनमेंट है, करेक्ट। तो ऑल फिजिकल कमोडिटीज और फिजिकल कंपोनेंट से अगर कोई एनवायरनमेंट बना होता है तो हम उसको कहेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट। एंड ऑल लिविंग थिंग से बना हुआ अगर कोई एरिया है तो हम उसको कहेंगे बायोटिक एनवायरनमेंट, राइट। देन नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस और ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वी कैन से कि एनवायरनमेंट किसने बनाया है या कैसे वो तैयार हुआ है, उसके बेसिस पे थ्री टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल एनवायरनमेंट, जो कि नेचुरली तैयार हुआ है, ह्यूमन बीइंग का कुछ कोई भी रोल यहाँ पे नहीं है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में हम देखेंगे तो फॉर एग्जांपल है माउंटेन्स, एनिमल्स, ट्रीज, रिवर्स, नेचुरली तैयार हुए हैं, राइट। देन मैन मेड एनवायरनमेंट, मैनमेड की अगर बात करेंगे तो रोड्स, कार्स, बुक्स, क्लोथ्स एटसेट्रा, जो कि ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस की वजह से बने हुए हैं, इसको हम कहते हैं मैन मेड एनवायरनमेंट। एज वेल एज ह्यूमन बीइंग का ही एक डायरेक्ट रोल जिस टाइप में रहा है वो है सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, जिसमें हमें पता है कि वेरियस कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड इथिक्स फॉलो किए जाते हैं हमारे सोसाइटी में। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन आते हैं और हमें उनको फॉलो करते हुए अपना अ, जिंदगी हमें अपनी जीनी पड़ती है। तो ऐसे कस्टम्स ट्रेडिशंस जो वहाँ जहाँ पे मिलते हैं उसको हम कहेंगे वहाँ उस पर्टिकुलर सोसाइटी का सोशल एनवायरनमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट, राइट। तो इन दिस वे ये टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज देयर आर टू टाइप्स, दैट इज माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। देन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर there are two types again, physical and biotic environment. Then on the basis of occurrence, natural environment, man-made environment, then social and cultural environment. Clear? Then come to the main content of this topic, that is environment management. What is mean by environment management, right? So the management of the interaction and impact of human activities on the natural environment. एक्चुअली एनवायरमेंट मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसके पीछे मेन है ह्यूमन बीइंग।
कि हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी अर्थ पे है उन सबसे डेवलप है या उन सबसे प्रोग्रेस फास्ट करने वाला ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है। बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। हम जितना हम खुद को एडवांस समझते हैं, एक्चुअली हम नेचर के सामने कुछ भी नहीं है। जैसे कि वेरियस कैलामिटीज के बारे में अगर आप सुनेंगे तो ह्यूमन बीइंग कुछ भी नहीं है, ह्यूमन बीइंग जीरो है, ये हमें नेचर टाइम टू टाइम दिखाता रहता है, फिर भी हम ऐसा मान के चलते हैं। बट एनवायरमेंट मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? तो ओनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग ने ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट को लॉसेस क्रिएट किया है, एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय किया है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट अगर ज्यादा हुआ है तो ओनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग हुआ है। एंड फिर हमने अगर एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय किया है तो ऑब्वियसली एनवायरमेंट को फिर से सुधारने का काम करना यह हमारी जिम्मेदारी है, कोई दूसरा तो नहीं करने वाला। हमने लॉस किया है तो हमें ही एनवायरमेंट को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एनवायरमेंट की जरूरत है और हमें नहीं, ऐसी तो बात है नहीं। हमें भी अगर सर्वाइव होना है, हमें भी अर्थ प्लैनेट पे एग्जिस्ट रहना है, तो एनवायरमेंट शुड बी यूजफुल फॉर अस, राइट? तो ह्यूमन बीइंग की वजह से ही एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय हुआ है एंड ह्यूमन बीइंग की ही जिम्मेदारी है कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट करना चाहिए। तो एनवायरमेंट मैनेजमेंट करने के लिए सर्टन थिंग्स आपको करने पड़ते हैं, कुछ एक्टिविटीज हमें करने पड़ते हैं। ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटीज एनवायरमेंट मैनेजमेंट पॉसिबल है। आजकल एनवायरमेंटल साइंस ये सेपरेट ब्रांच बनी हुई है जिसमें एनवायरमेंट के बारे में रिसर्च किया जाता है। ह्यूमन बीइंग को अगर एनवायरमेंट को सेव करना है तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में टाइम टू टाइम आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। तो एक एनवायरमेंटल साइंस के अकॉर्डिंग व्हाट इज मीन बाय एनवायरमेंट मैनेजमेंट? तो सबसे पहला पॉइंट है कि एनवायरमेंटल पॉलिसी। अब आजकल आप सबको पता है कि बायोडायवर्सिटी एक्ट, एनवायरमेंट एक्ट, एनवायरमेंट देन पोल्यूशन एक्ट, ऐसे वेरियस एक्ट्स बनाए गए हैं इंडिया में। ऐसे ही एक्ट्स वर्ल्ड लेवल पे भी है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें वेरियस एग्रीमेंट्स मिलेंगे, ट्रीटीज मिलेंगे, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ये सब क्या है? तो एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए कंट्री ने अपने लेवल पे कुछ पॉलिसीज बनाए हैं या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ पॉलिसी बनाए गए हैं। तो एनवायरमेंट मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एनवायरमेंटल पॉलिसी, कि हम हमारे एनवायरमेंट का यूज किस तरह से करें। एक स्पेसिफिक प्रोपागंडा होना चाहिए, स्पेसिफिक मेथड होनी चाहिए, उसी मेथड से हम एनवायरमेंट में जितने भी रिसोर्सेस है उनका यूज करेंगे। तो एनवायरमेंट मैनेजमेंट का एक फर्स्ट एस्पेक्ट है एनवायरमेंटल पॉलिसी। देन सेकंड वन है प्लानिंग। हमने पॉलिसी अगर बना ली है कि हमें क्या करना है, फिर वो जो भी करना है, हमें जो भी पॉलिसी हमारी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें प्लानिंग की बहुत जरूरत है। तो विदाउट प्लान तो हम एनवायरमेंट मैनेजमेंट नहीं कर सकते। सो प्लानिंग इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट। देन इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसी बना ली, कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसका हमने प्लानिंग भी कर लिया। अब पॉइंट आता है कि इम्प्लीमेंट करना है। जो एनवायरमेंटल पॉलिसी हमने बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम एनवायरमेंट मैनेजमेंट कर सके या हमारे एनवायरमेंट को हम सेव कर सके। तो इम्प्लीमेंटेशन जो एक्चुअल हम कहेंगे कि एक एप्लीकेशन है, जो एनवायरमेंटल पॉलिसी हमने बनाई है, ये इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कोई अकेला ह्यूमन बीइंग तो नहीं कर सकता। इसके लिए मदद, सब लोगों की मदद चाहिए, सब लोगों का कोऑपरेशन मिलना चाहिए। गवर्नमेंट अपने लेवल पे कोशिश करता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज है, वो इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं। बट ह्यूमन बीइंग जो इंडिविजुअली अगर जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा तो उतना ही इजीली या स्मूथली इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। तो इम्प्लीमेंटेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अंडर एनवायरमेंट मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट वन है चेकिंग एंड करेक्शन। जो पॉलिसी हमने बनाई थी, जो हमने इम्प्लीमेंट की है, उसका फ्रीक्वेंटली सर्वे होना चाहिए। सर्वे किया जाता है कि हम जो पॉलिसी बनाए हुए हैं उसका सच में एनवायरमेंट को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? तो फ्रीक्वेंटली चेकिंग या हम उसको कहेंगे सुपरवाइजिंग होता है। एंड अगर कुछ वहां पे गलतियां है तो उनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनमें हम करेक्शन करते हैं, राइट? तो फ्रीक्वेंटली जो भी एनवायरमेंटल पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है गवर्नमेंट की तरफ से या एनजीओज की तरफ से, ये रिव्यूज लिए जाते हैं। एंड टाइम टू टाइम जो भी मिस्टेक्स हुए हैं उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया जाता है, करेक्ट? एंड देन लास्ट में आता है मैनेजमेंट रिव्यू। ओवरऑल जो भी हमने एनवायरमेंटल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए
पीरियड जो रखा था, एक्चुअली हर एक एनवायरमेंटल पॉलिसी का एक स्पेसिफिक पीरियड रहता है। उस पीरियड में ही हमें उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। जैसे ही वो पीरियड एंड होगा तो हमें ओवरऑल स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या हमें बेनिफिट हुआ है इसका एक ओवरव्यू होना चाहिए, राइट। तो वो सबसे लास्ट में ये स्टेप्स की जाती है। और उस ओवरव्यू में, उस रिव्यू में अगर हमें कुछ पॉजिटिव साइंस मिले तो उसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाता है। अगर हमें कुछ निगेटिव साइंस मिले या हमें ऐसा लगा कि पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के बाद भी जितना फायदा होना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट को उतना नहीं हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू दैट न्यू पॉलिसी बनाई जाती है। ओके, तो इस तरह से हम कहेंगे कि एक 5 एस्पेक्ट्स को यूज करके हम सक्सेसफुली एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो वो 5 एस्पेक्ट्स क्या है, वन बाय वन हमें फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे। एनवायरमेंटल पॉलिसी, then planning to implement this policy, then implementation which is actual practical application of this policy, then next one है frequently checking and corrections, and last में है management review। तो इस तरह से इस 5 स्टेप्स में, 5 स्टेप्स में हम एनवायरमेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। नाउ अब एनवायरमेंट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम कहेंगे वेदर, एंड दूसरा वर्ड है इसके साथ पैरेलल, दैट इज क्लाइमेट। So weather means what and climate means what? What is the difference between weather and climate? Right? क्योंकि हम जो एनवायरमेंट या एटमॉस्फेयर जो कहते हैं ये किससे बना हुआ है? तो इट इज नथिंग बट वेदर एंड क्लाइमेट, राइट। तो व्हाट इज मीन बाय वेदर, व्हाट इज मीन बाय क्लाइमेट, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। सो वेदर मीन्स व्हाट? तो वेदर मीन्स एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो एक पर्टिकुलर प्लेस, सपोज एक सिटी है, सपोज हमारी औरंगाबाद एक सिटी है, तो औरंगाबाद सिटी का स्पेसिफिक टाइम पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है। जैसे कि सपोज हम 21 जून या 15 मार्च, ये एक हमारा स्पेसिफिक टाइम है, होल डे हम इसको कहेंगे स्पेसिफिक टाइम। पर्टिकुलर प्लेस कौन सा है? औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में 21 जून को एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है? तो हम कहेंगे देयर इज टू मच कोल्ड, और वी कैन से देयर इज टू मच हॉट, और कभी कभी हम कहते हैं कि इट इज टू मच रेनी, राइट। मीन्स व्हाट? किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में एक पर्टिकुलर टाइम में एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन रहती है दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज वेदर, करेक्ट। सो वेदर के बारे में बहुत लोगों में ऐसा कंफ्यूजन होता है कि ओवरऑल इंडिया का डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन अलग रहेगा। जैसे महाराष्ट्र स्टेट का अलग है, राजस्थान स्टेट का अलग है, साउथ इंडियन स्टेट्स का अलग है। तो ओवरऑल इंडिया का हम वेदर कभी नहीं कहते हैं। वेदर क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस की ही एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। ओके, जैसे कि मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया कि टू मच कोल्ड इज देयर टुडे, टू मच कोल्ड इज देयर टुडे, टू मच हॉट इज देयर। तो इट इज एटमॉस्फेरिक कंडीशन उस पर्टिकुलर टाइम में। जैसे कि कोल्ड पता है आपको, तो 24 आवर्स एंड 365 डेज तो कोल्ड कंडीशन नहीं रहने वाली, करेक्ट। तो एक दिन का एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा है उसको हम कहते हैं वेदर, क्लियर। देन अब ये जो वेदर है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का, या एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की, वो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड रहती है। और विच फैक्टर्स डिजाइन दिस वेदर, राइट। तो इसको हम कहेंगे वेदर पैरामीटर्स और वेदर रिलेटेड फैक्टर्स। ओके, ये वेदर रिलेटेड फैक्टर्स कौन से हैं और उनकी वजह से किस तरह से वेदर बनता है। एक्चुअली यही फैक्टर्स क्लाइमेट डिसाइड करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो सेम फैक्टर्स है वेदर एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स कौन से है ये हम देखेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर, राइट। सबको पता है हम कब कहेंगे टू मच कोल्ड एंड टू मच हॉट, जब टेम्परेचर में डिफरेंस है। टेम्परेचर अगर बहुत कम है तो हम कहेंगे देयर इज ए टू मच कोल्ड, बहुत टेम्परेचर ज्यादा है तो हम कहेंगे देयर इज ए टू मच हॉट, करेक्ट। तो टेम्परेचर ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी कंडीशन में या किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बदल सकता है, करेक्ट। देन नेक्स्ट वन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस प्रेशर का इंपॉर्टेंस क्या है? तो प्रेशर की वजह से विंड फ्लो होता है। अगर एक जगह पे लो प्रेशर है और दूसरी जगह पे हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स फ्लो होते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में
विंड ब्लोइंग हो सकता है, करेक्ट। देन थर्ड वेदर पैरामीटर है सनलाइट। ये सबको पता है कि सनलाइट का इम्पोर्टेंस, राइट। तो आज हम कहते हैं आज क्लाउडी है, आज सनी डे है, क्लाउडी डे है, तो ये सनी डे क्लाउडी डे ये क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, बिकॉज ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट ये एक वेदर पैरामीटर है। देन क्लाउड्स, रेनी सीजन में आप सबको पता है कि क्लाउड्स की वजह से टोटल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, या वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो चेंज हो जाती है। जब तक क्लाउड्स नहीं है तब क्लियर सनशाइन है, तो टेम्परेचर ज्यादा रहता है, टू मच हॉट इज देयर। बट जैसे ही क्लाउड्स आएंगे तो रेन वहां पे होने वाला है, देन टेम्परेचर में कमी आने वाली है, तो हम कहते हैं कि देर इज सम वॉट कोल्डनेस इज देयर, राइट। तो क्लाउड भी एक वेदर रिलेटेड पैरामीटर है, वेदर का फैक्टर है। देन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स व्हाट, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेरिक एयर। तो ये ह्यूमिडिटी भी एक वेदर पैरामीटर है। जैसे कि आप सब लोग को पता होगा, जो भी लोकेशंस विच आर नियर बाय द सी शोर्स, वहाँ पे ह्यूमिड कंडीशन ज्यादा रहती है, करेक्ट। क्योंकि सी शोर पे मतलब वो वाटर पोर्शन रहता है, हमेशा इवापोरेशन की वजह से वाटर वेपर्स एटमॉस्फेरिक एयर में रिलीज होते हैं, एंड वो ह्यूमिड एनवायरनमेंट बनता है। ओके, सो वेदर पैरामीटर भी है ये ह्यूमिडिटी। देन रेनफॉल विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी प्लेस का एनवायरमेंट या वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहती है, सेम वे रेनफॉल के ऊपर भी डिपेंड रहती है। जैसे कि सबको पता है रेनी सीजन में टेम्परेचर में कमी आती है, और एक अलग कंडीशन रहती है एटमॉस्फेयर की इन रेनी सीजन, तो एक रेनफॉल भी वेदर पैरामीटर है। देन विजिबिलिटी, जैसे कि क्लाउड्स की वजह से हम कहेंगे, नहीं तो सनलाइट की वजह से कहेंगे, नहीं तो रेनफॉल की वजह से विजिबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट होता है, नहीं तो वेरियस सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेरिक एयर, उसकी वजह से भी एक विजिबिलिटी। तो ये वेरियस वेदर रिलेटेड रिलेटेड पैरामीटर्स है, और इन्हीं सभी पैरामीटर्स की हेल्प से, इन्हीं सभी फैक्टर्स की हेल्प से किसी भी प्लेस का वेदर डिसाइड होता है, या किसी भी प्लेस का क्लाइमेट डिसाइड होता है। क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट, क्लाइमेट। एक्चुअली अगर हम दो टर्म को देखेंगे, वेदर एंड क्लाइमेट को, तो दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। ये रिलेटेड टर्म मतलब एक जैसे या सेम मीनिंग वाले टर्म्स है नहीं है, तो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, तो हम देखेंगे। तो climate means what? So climate of a particular region is the average of daily readings of various weather related parameters recorded for several years. इस फर्स्ट पॉइंट में ही हमें क्लाइमेट के बारे में डिटेल जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे हम साइमल्टेनियसली देखेंगे। जब हमने वेदर देखा तब मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट स्पेसिफिक टाइम एंड एट पर्टिकुलर प्लेस, तो हम इसको कहते हैं वेदर। बट क्लाइमेट में ऐसा नहीं होता, क्लाइमेट एक रीजन का होता है। जैसे कि हम वेदर सपोज कहेंगे औरंगाबाद, तो औरंगाबाद का वेदर कैसा है, अहमदनगर का वेदर कैसा है, इस तरह से हम वर्ड यूज करते हैं। बट जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम ऐसा वर्ड यूज करेंगे कि मराठवाड़ा रीजन का क्लाइमेट कैसा है। ओके, तो जब भी हम वेदर डिसाइड करते हैं तो वेदर एक पर्टिकुलर प्लेस का होता है, बट जब भी हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट लार्ज एरिया कवर करता है, राइट। जैसे कि औरंगाबाद के बारे में हम वेदर वर्ड यूज करेंगे, बट होल मराठवाड़ा के लिए हम क्लाइमेट वर्ड यूज करेंगे, राइट। और ऐसा कंपलसरी है नहीं कि जो औरंगाबाद का कंडीशन है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वही रेस्ट ऑफ द मराठवाड़ा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे रहने चाहिए, तो ऐसा होता नहीं है, करेक्ट। तो पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट रहता है, जैसे कि पर्टिकुलर सिटी का पर्टिकुलर प्लेस का वेदर रहता है। देन क्लाइमेट में एवरेज डेली रीडिंग्स ऑफ वेरियस वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स सेवरल ईयर्स तक लिए जाते हैं ये रीडिंग्स। वैसे वेदर में हमने क्या देखा कि पर्टिकुलर टाइम में ही होता है, एक दिन का रीडिंग होता है। जैसे कि एक दिन में कितना टेम्परेचर है, एक दिन में कितना रेनफॉल हुआ है, राइट। तो एक दिन का एट और 1 आवर 2 आवर 3 आवर ऐसे स्पेसिफिक टाइम का रीडिंग्स वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स का लेना, इसको हम कहते हैं वेदर। बट जब हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो क्लाइमेट में सेवरल ईयर्स तक डेली ये रीडिंग्स लेने पड़ते हैं, एंड उनका एवरेज निकाला जाता है, एंड देन उस पर्टिकुलर रीजन का हम क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मराठवाड़ा की हम बात करेंगे तो हम कहते हैं कि मराठवाड़ा रीजन जो है ये हॉट एंड ड्राई है। हॉट एंड ड्राई है मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे सेवरल ईयर्स 10
15 या 25 ईयर्स तक डेली रीडिंग्स लेने के बाद ऐसा एवरेज मिला कि मराठवाड़ा इस रीजन का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहता है। एंड सेकेंड थिंग, हमेशा यहाँ पे ड्राइनेस है, दैट मीन्स देयर इज ए लेस ह्यूमिडिटी। ओके, अब ह्यूमिडिटी मीन्स व्हाट, वाटर वेपर प्रेजेंट रहना। टेम्परेचर ही अगर ज्यादा है तो वाटर वेपर वहां पे आने का सवाल ही नहीं आता, राइट। सो एक सेवरल ईयर स्टडी करने के बाद जब भी ये जितने वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स है, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, इनके रिकॉर्डिंग्स डेली लिए गए, रीडिंग्स डेली लिए गए, उनका एवरेज निकालने के बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ कि मराठवाड़ा रीजन का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई है। क्लियर। इस तरह से हम वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वेदर पर्टिकुलर टाइम के लिए एंड पर्टिकुलर प्लेस के लिए होता है, व्हाइल क्लाइमेट पर्टिकुलर रीजन के लिए एज वेल एज सेवरल ईयर्स के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो इसकी वजह से हम क्लाइमेट को कहते हैं इट इज ए लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, और वेदर को हम क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं। देन क्लाइमेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूअसली, क्लाइमेट कभी भी चेंज नहीं होता क्योंकि वो एवरेज कंडीशन है सेवरल ईयर्स की। वैसे वेदर डेली चेंज होता है, आज अगर टू मच कोल्ड है तो टुमारो देयर में बी टू मच हॉट, करेक्ट। सो वेदर कंटिन्यूअसली चेंज होता है क्योंकि वो स्पेसिफिक टाइम, 1 डे, 2 आवर्स, 5 आवर्स के लिए रहता है, बट क्लाइमेट कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होता। देन क्लाइमेट एक रीजन का कांस्टेंट रहता है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मराठवाड़ा आपको बताया हॉट एंड ड्राई, तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक मराठवाड़ा का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई रहने वाला है। हाँ, अगेन कंटिन्यूअसली 10 to 15 ईयर्स मराठवाड़ा में रेनफॉल ज्यादा होने लगा, टेम्परेचर हमेशा कम रहने लगा, तो ये 10 to 15 ईयर्स के बाद हम कह सकते हैं कि मराठवाड़ा का क्लाइमेट वार्म एंड ह्यूमिड है, राइट। तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्लाइमेट कांस्टेंट रहता है। देन क्लाइमेट एंड वेदर में अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो वेदर के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि वेदर इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक लोकेशन एंड स्पेसिफिक टाइम, वेयर एज क्लाइमेट इज रिलेटेड टू लॉन्गर ड्यूरेशन एंड लार्जर एरिया, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा है। अब जो भी वेदर में चेंजेस होते हैं वो शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होते हैं या शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, वाइल क्लाइमेट में जो चेंजेस होते हैं वो स्लोली होते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये चेंजेस चलते हैं, राइट। सो वेदर में अगर विद इन शॉर्ट टाइम चेंज हुआ तो वेदर चेंज होगा ऐसा हम कहेंगे, बट क्लाइमेट के लिए उस पर्टिकुलर रीजन में स्लोली एंड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो चेंजेस कंटिन्यूअस रहने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ, अदरवाइज वी कैन नॉट। ओके, so this is about weather and climate. Now what is the importance of climate, right? तो हम लास्ट में importance of weather and climate ऑन द लिविंग वर्ल्ड भी देखने वाले हैं, बट बिफोर दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट पर्टिकुलरली। तो क्लाइमेट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ, जैसे कि मैंने आपको बताया हॉट एंड ड्राई अगर हम क्लाइमेट कहेंगे तो डे टू डे लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट होता है, तो हमारे ड्रेसिंग सेंस पे इम्पैक्ट होता है, हमारे डाइट पे इम्पैक्ट होता है, राइट। तो ये क्लाइमेट डिसाइड करेगा हमारा लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, तो डे टू डे लाइफ पे क्लाइमेट का एक इम्पोर्टेंट रोल है। देन जो बेसिक नीड्स है, हमारे फूड है, क्लॉथिंग है, शेल्टर है, एज वेल एज हमारे बिजनेसेस है, दैट मीन्स ऑक्यूपेशन है, इसके ऊपर भी क्लाइमेट का इम्पैक्ट रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऑक्यूपेशन की बात करेंगे तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है तो ऑब्वियसली मराठवाड़ा रीजन में फार्मिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते देते हैं, राइट। सो अगर हम जो एरिया जहाँ पे वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, या हम कहेंगे लेस हॉट, जिसको हम कोल्ड एनवायरमेंट या कोल्ड क्लाइमेट कहेंगे, दैट मीन्स टेम्परेट कंडीशन कहेंगे, तो ऐसी एरियाज में इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड ज्यादा ऑक्यूपेशन रहते हैं, तो ऑक्यूपेशन भी क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। देन हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के लिए क्लाइमेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जहाँ पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किए जाते हैं। वो क्यों किए जाते हैं, तो ओनली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। देन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेदर एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड है या सेम है, तो विच आर द क्लाइमेटिक फैक्टर्स जिसका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है ह्यूमन बीइंग पे, या हम कहेंगे ओवरऑल एनवायरनमेंट पे। तो डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द विंड, देन टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है इनका कंसिडरेशन हमें
वेरियस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करते समय करना होता है। दैट इज रनवेज बनाने हैं, सी पोर्ट्स बनाने हैं, ह्यूज ब्रिजेस बनाने हैं, स्काई स्क्रैपर्स बनाने हैं, एक्सेट्रा। मीन्स व्हाट, ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है इनको कंसिडर करते हुए हम हमारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करते हैं, राइट। जैसे कि आपको पता होगा, अगर हमें सी पोर्ट बनाना है तो सी पोर्ट बनाने से पहले हम वहां पे विंड स्पीड क्या रहेगा ये पहले देखेंगे, राइट। क्यों, अगर ज्यादा विंड स्पीड है तो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट ईयर वहां पे हाई स्पीड विंड्स ब्लो होने वाले हैं, तो ऐसे एरिया में हम सी पोर्ट नहीं खड़ा करेंगे। देन ब्रिजेस, ब्रिजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हम विंड स्पीड एज वेल एज टेम्परेचर एज वेल एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन तीनों फैक्टर्स को हम कंसिडर करेंगे ब्रिज बनाते समय, क्योंकि यही फैक्टर उस ब्रिज की ड्यूरेबिलिटी, उस ब्रिज का यूजफुलनेस डिसाइड करने वाले हैं। ओके, तो ओवरऑल हमारे डे टू डे लाइफ के साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस है, उनको हमें कंसिडर करना होता है। क्लियर। अब नाउ स्पेसिफिकली वेदर एंड क्लाइमेट का लिविंग वर्ल्ड पे किस तरह से इम्पैक्ट है, या किस तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके सर्वाइवल के ऊपर किस तरह से ये वेदर एंड क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करते हैं, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिख रही है इसमें वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, जिसको हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स है, माइक्रोब्स लाइक अल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, प्लैंक्टॉन्स है, देन टर्माइट्स है, फंगस है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमें अर्थ प्लेनेट पे मिलते हैं, इन सभी ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल या एग्जिस्टेंस डिपेंड रहता है वेदर एंड क्लाइमेट के ऊपर। ओके, एंड ये सभी ऑर्गेनिजम्स मिलके एक अर्थ बनाते हैं, एक अर्थ का एनवायरनमेंट बनाते हैं। सो वेदर एंड क्लाइमेट अर्थ का एनवायरनमेंट डिसाइड करते हैं, ऐसा हम कहेंगे, राइट। अब ये एनिमल्स जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जैसे कि हमने अभी तक ऐसा सुना है कि पहले अर्थ प्लेनेट पे डायनासोर थे, बट अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हुआ और उसकी वजह से डायनासोर की डेथ हुई। मतलब टेम्परेचर ये क्या है, ये एक वेदर पैरामीटर और क्लाइमेटिक पैरामीटर है। उस क्लाइमेटिक पैरामीटर की वजह से डायनासोर चले गए, मतलब अर्थ फिर से रिबिल्ट होना स्टार्ट हुई। तो ओवरऑल वी कैन से अर्थ का जो एनवायरनमेंट बना हुआ है, या अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग थिंग्स जो भी है, उन थिंग्स के बारे में या उन थिंग्स को सर्वाइव होने के लिए या अवेलेबल या उनके एग्जिस्टेंस के लिए वेदर एंड क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड डायग्राम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दिख रहे हैं कि वेदर एंड क्लाइमेट किसी भी पर्टिकुलर एरिया के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अब बेसिकली अगर एक थ्री डायग्राम्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ड्राई एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे अलग टाइप के क्रॉप्स ग्रो होते हैं, जैसे कि बाजरा है, ज्वार है, ऐसे क्रॉप्स हम ड्राई एरिया में ग्रो करते हैं। वाइल सेकेंड फिगर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राइस आपको दिख रहा है कि ज्यादा से ज्यादा रेनफॉल जहाँ पे होता है, जहाँ पे हमेशा रेनी कंडीशन रहती है, हाई रेनफॉल कंडीशन रहती है, ऐसी एरिया में हम राइस ग्रो करते हैं। वाइल जहाँ पे एक ऑप्टिमम रेनफॉल है वहां पे हम लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो इस तरह से किसी भी एरिया का क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर या फार्मिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर इम्पैक्ट करता है या उसका इन्फ्लुएंस रहता है, करेक्ट। देन थर्ड फिगर आप देख रहे हो कि जैसे जैसे वेदर एंड क्लाइमेट चेंज होगा वैसे वैसे हाउसिंग पैटर्न भी चेंज होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेरियस टाइप्स ऑफ हाउसेस आपको दिख रहे हैं, जहाँ पे इग्लू एक हाउस है, हाउस बोट है, देन पक्का हाउस है, कच्चा हाउस है, टेंट है। तो सभी लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग एरियाज में जहाँ का वेदर एंड क्लाइमेट अलग अलग है, अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइप के घर आपको देखने को मिलते हैं। मतलब हमारे घर का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये भी किसके ऊपर डिपेंड रहता है, वेदर एंड क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब ये डायरेक्ट इम्पैक्ट कहेंगे हम इसको, क्योंकि हम कौन से घर में रहने वाले हैं ये हमारा वेदर एंड क्लाइमेट डिसाइड करने वाला है, करेक्ट। जैसे कि अगर आप हॉट एंड ड्राई एरिया की बात करेंगे तो वहां पे रूफ प्लेन रहता है घरों का। वहीं अगर हम रेनी एरियाज वाले घरों की बात करेंगे तो वहां पे स्लोपी रूफ रहता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा रेनफॉल होने वाला है, करेक्ट। तो इस तरह से एक वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर हम कौन सा टाइप का घर कंस्ट्रक्ट करेंगे ये डिपेंड रहता है। जहाँ पे जैसे हम कश्मीर वैली जैसे एरियाज की बात करेंगे तो वहां पे हाउस बोट रहती है, लोग
पानी पे रहते हैं, वहां पे बोट में घर बनाए हुए रहते हैं, इस तरह से, राइट। तो क्लाइमेटिक पैरामीटर्स का इम्पैक्ट हाउसेस पे या कंस्ट्रक्शन पैटर्न पे भी होता है। देन नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ वेदर पैरामीटर्स ऑन पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग। अगर कहेंगे तो ह्यूमन बीइंग के लाइफस्टाइल के ऊपर ये इम्पैक्ट डायरेक्टली होता है। ये फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हो कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट जैसा रहेगा उस तरह से हमारी लाइफस्टाइल रहेगी। ओके, देन नेक्स्ट डायग्राम आप देख रहे हो कि ड्रेसिंग सेंस। अगर इंडिया की पर्टिकुलरली हम बात करेंगे तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग ड्रेसिंग सेंस है, अलग अलग क्लॉथ, अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स पहने जाते हैं। ये क्यों? तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, राइट। अगर हम हॉट एंड ड्राई एरिया की बात करेंगे तो वहां पे हम कॉटन के क्लॉथ यूज करते हैं। वहीं पे अगर हम टेम्परेट कंडीशन दैट मीन्स वेरी कोल्ड कंडीशन की बात करेंगे तो वहां पे हम थोड़े वुलन टाइप के क्लॉथ्स यूज करते हैं, राइट। वहीं पे हम अगर साउथ इंडिया में गए तो वहां पे हमेशा वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन रहती है, तो वहां का भी ड्रेसिंग पैटर्न अलग है, करेक्ट। तो वेदर एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स का इम्पैक्ट हमारे ड्रेसिंग सेंस पे या क्लॉथिंग पैटर्न पे भी होता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थर्ड फिगर अगर देखेंगे यहाँ पे तो वेदर एंड क्लाइमेट का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है डाइट के ऊपर, राइट। अगर आप देखेंगे तो सी शोर के जो भी पीपल रहते हैं जहाँ पे वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है तो वहाँ के लोग फिश एंड राइस ज्यादा कंज्यूम करते हैं। वहीं अगर हमारे मराठवाड़ा एरिया जो है वहाँ की अगर हम बात करेंगे तो हम चपाती एंड सब्जी इस तरह से हम डाइट प्रेफर करते हैं। ओके, तो क्लाइमेट उस पर्टिकुलर एरिया का कैसा है वो हमारा डाइट पैटर्न डिसाइड करेगा, राइट। हम अगर पर्टिकुलर इंडिया की भी अगर बात करेंगे तो नॉर्थ इंडिया में अलग टाइप का डाइट है, साउथ इंडिया में अलग है, ईस्ट इंडिया में अलग है, वेस्ट इंडिया में अलग है, सेंट्रल इंडिया की बात करेंगे तो वहां पे भी डाइट पैटर्न अलग अलग रहता है। तो एनवायरमेंट के ऊपर दैट मीन्स वेदर एंड क्लाइमेट के ऊपर हमारा डाइट भी डिपेंड रहता है। देन लास्ट अगर आप देखेंगे कि वाटर साइकिल नहीं तो गैसियस साइकिल्स अगर आपने देखे तो इन गैसियस साइकिल या वाटर साइकिल के ऊपर भी वेदर एंड क्लाइमेट का इम्पैक्ट रहता है। सपोज फॉर एग्जांपल टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो वाटर बॉडीज का इवापोरेशन ज्यादा होने वाला है, उतनी ही फास्टली वाटर साइकिल चलने वाली है। तो इस तरह से लाइफस्टाइल, क्लोथिंग सेंस, डाइट पैटर्न एज वेल एज वाटर साइकिल या गैसियस साइकिल के ऊपर भी वेदर एंड क्लाइमेट का इम्पैक्ट होता है। ओवरऑल क्या देखेंगे हम कि एनवायरनमेंट अर्थ का कैसा रहेगा इसके ऊपर वेदर एंड क्लाइमेट का इम्पैक्ट है। मेथड ऑफ फार्मिंग या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, देन हम कहेंगे टाइप ऑफ हाउस, देन लाइफस्टाइल, क्लोथिंग सेंस, डाइट एंड वेरियस साइकिल्स इन द एनवायरनमेंट, ये सब के ऊपर वेदर एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस है या इनका इम्पैक्ट है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वेदर एंड क्लाइमेट इंपॉर्टेंस। देन लास्ट में है कि वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वेदर एक पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड टाइम की या पर्टिकुलर प्लेस की एक कंडीशन है, वाइल क्लाइमेट ये ओवरऑल लॉन्ग पीरियड एंड एक पर्टिकुलर रीजन की एक कंडीशन है। प्लेस एंड रीजन में भी डिफरेंस है, एरियाज में, एरिया में, राइट। तो रीजन मतलब एक लार्ज एरिया कवर होता है, तो ओवर लॉन्ग पीरियड एंड रीजन का क्लाइमेट होता है, वाइल एक पर्टिकुलर प्लेस एंड शॉर्ट पीरियड का वेदर होता है। वेदर में चेंजेस कंटिन्यूसली होते हैं कि विद इन मिनट्स और आवर्स में वेदर में चेंज हो सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि अरे अभी गर्मी हो रही थी अचानक बारिश चालू हुई, तो ऐसे विद इन मिनट और विद इन आवर्स वेदर में चेंजेस होते हैं। बट क्लाइमेट में ऐसे विद इन मिनट्स और विद इन आवर्स चेंजेस नहीं होते। जैसे कि आप नीचे डायग्राम में देख रहे हो कि सैटरडे को रेनी कंडीशन है तो संडे को तुरंत ब्राइट सनशाइन यहाँ पे दिख सकता है। बट क्लाइमेट में ऐसा हम नहीं कह सकते कि एक एवरेज टेम्परेचर, जो फॉर एग्जांपल हम एवरेज टेम्परेचर कंसिडर करते हैं क्लाइमेट डिसाइड करते समय, तो इस तरह से ये वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंस है। सो दिस इज अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे डाउट्स मेरे व्हाट्सएप पे आप आस्क कर सकते हो, आपके डाउट क्लियर करके दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।